नमस्कार। कोरोना को लेकर ये पूरी पाठशाला जी न्यूज आपके लिए लेकर आया है। हर एक जानकारी, हर एक डिटेल आपके लिए हम अगले 1 घंटे साझा करने वाले हैं। एक्सपर्ट्स मेरे साथ होंगे ये जानने के लिए कि इस संयम को हमें और कैसे दृढ़ करना होगा। मतलब दृढ़ निश्चय कर लीजिए, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है और जी न्यूज भी आपके साथ है। आपकी हर एक मदद के लिए एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि देश भर में कोरोना का संकट है और संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। देश इस वायरस से लड़ तो रहा है, लेकिन हर किसी के मन में एक फिक्र है, एक सवाल भी है और डर भी। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि इस कोरोना महामारी का मुकाबला कब कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपना ख्याल रखें और क्या ऐसा करें कि इस लड़ाई में आपकी ताकत का सामना कोई वायरस ना कर सके। कोरोना को हराने की आज की इस पाठशाला में आपका बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हमारे साथ एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो अगले 1 घंटे आपको बताएंगे कि कोरोना को लेकर अभी क्या और सावधानी बरतने की जरूरत है। और मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा को भी आप देख रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि जो ताजा आंकड़े हैं, अभी तक का ये रिकॉर्ड है कि पिछले 24 घंटे में 10,000 से ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं। ये परेशानी बढ़ाने के लिए काफी है। बिल्कुल सही कहा आपने पयोधी, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और खासकर अगर हम बात करें दिल्ली NCR की जो हालत है, क्योंकि दिल्ली में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, गुरुग्राम में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, फरीदाबाद में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, गाजियाबाद नोएडा में भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये परेशानी बढ़ाने वाली बात है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है और उसको लेकर के एक बेहतर इलाज की जो सुविधाएं हैं, जो मरीज हैं जिनकी टेस्टिंग की जा रही है और जो पॉजिटिव निकल रहे हैं, उनको लेकर के बेहतर इलाज की सुविधाओं की भी जरूरत यहाँ पर है। क्योंकि पयोधी, इसमें एक बात जरूर समझने की बात है कि जो भी कोविड पेशेंट है, जिसको भी अगर ये बीमारी होती है, तो उसको आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेट करने का मतलब ये है कि जो मरीज है उसका सबसे संपर्क टूट जाता है। अगर कोई जिसको कहें कि ग्रेड 1 का पेशेंट है, यानी कि उसको सिर्फ मामूली बुखार है या हल्के सिम्टम्स हैं, वो फिर भी लगातार अपनी बात बता सकता है जहां पर है। लेकिन अगर कोई गंभीर इससे पीड़ित है, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है या ICU में ले जाना पड़ रहा है, वेंटिलेटर में ले जाना पड़ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स के भरोसे है और किसी से वो बात नहीं कर सकता है, परिवार का कोई मिल नहीं सकता है, क्योंकि आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि वो पेशेंट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर और जो अस्पताल जो प्रशासन है उसी की देखरेख में है और सारी जिम्मेदारी उसी की है कि वो उसका ध्यान रखे और जल्द से जल्द उसको ठीक करे। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये तो चलिए बात हो गई अगर आप अफेक्टेड हो जाते हैं, अगर आप इस वायरस से पीड़ित हो जाते हैं, लेकिन आपको इससे बच के रहना भी बेहद जरूरी है। और उसके लिए क्या सावधानियां बरतने की आपको जरूरत है कि आप मास्क पहन के रहेंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखेंगे, जहां पर बेहद जरूरी ना हो वहां पर आप जाने से बचेंगे। और पयोधी, जो समझ में आया है इस बीमारी को लेकर के, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं लगता कि आपको ये बीमारी हुई कैसे, क्योंकि आपने सारी कोशिशें की हैं, आपने मास्क भी लगा रखा है, आपने हैंड ग्लव्स भी पहन रखे हैं ताकि आप इस वायरस से बचे रहें, आप पूरी तरह से सावधानियां भी बरत रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये वायरस अपनी चपेट में ले लेता है। ठीक तो क्योंकि जी आप बने हुए हैं मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। सर, मैं अब आपके पास आ रही हूं। दोनों बातों से शुरुआत में करना चाहती हूं। अच्छी खबर ये कि स्वास्थ्य मंत्रालय ये कहता है कि कहीं भी देश में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, तो ये एक राहत भरी खबर है। लेकिन ऐसे में पिछले 24 घंटे में हम देखते हैं कि 10,000 से ज्यादा मामले देश में दर्ज किए जाते हैं संक्रमित लोगों के। तो ये चिंता बढ़ाने वाली बात तो है, लेकिन इतनी लंबी लड़ाई हम लड़ रहे हैं इतने दिनों से। सर, आगे इसमें संयम और कैसे बढ़ते हैं, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि अब इस कागार पर पहुंचने के बाद हमें क्या करने की जरूरत है। देखिए, ये चाहे इसको माना जाए या नहीं माना जाए कि संक्रमण कम्युनिटी में पहुंचा है, कम्युनिटी में नहीं पहुंचा तो बढ़ कहाँ रहे हैं मरीज। ये बात तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा वाजिब नहीं है कि कम्युनिटी में नहीं है। कम्युनिटी में तो है, अब उसमें कितनों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो पा रही है, कितनों की नहीं हो पा रही, वो अपनी जगह अलग बात है। और क्यों सरकार इसको मानने से हिचक रही है, ये सरकार जानती है। क्योंकि मामले तो आपने जैसे कहा 10,000 से ऊपर एक दिन में, ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी है अब तक की, और इसी रफ्तार से बढ़ भी रहे हैं केसेस। और जैसे जितेंद्र कह रहे थे, तो वो सावधानी भी लेने के बावजूद भी लोगों को हो रहा है। इसका मतलब लोगों की जो सावधानी है वो पर्याप्त नहीं है,
और अभी लोग जिस तरह से बॉम्बे में और दिल्ली में भी और बाकी जगहों पे भी अनलॉकिंग के बाद जिस तरह से लोग नॉर्मल स्थिति समझ के बाहर निकल रहे हैं, और फिजिकल डिस्टेंसिंग तो देखिए नहीं ऑब्जर्व हो रही बहुत सारी जगहों पे। ये आपने भी देखा होगा, चाहे सब्जी मंडी हो, चाहे और भीड़ भाड़ वाले मार्केट हो, ये हम खूब देख रहे हैं रोज कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का तो कहीं पे कोई दिखाई पड़ता ही नहीं है। और इसके अलावा मास्क जरूर एक नाम का कुछ लोग लगा लेते हैं, वो भी कभी नाक के नीचे है, कभी होठों के नीचे आ जा रहा है वो मास्क। कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही और लोगों ये मानने से लोग नहीं चूक रहे कि ये दिक्कत नहीं है या रिस्क नहीं है। लोगों में डर है जरूर, लेकिन जितने पर्याप्त उनको अपना बचाव करना चाहिए वो लोग नहीं कर रहे हैं, चाहे तो मजबूरी के दौरान नहीं कर रहे। अब जैसे हैंड हाइजीन है, अब कितने अगर आप लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप हाउसिंग में चले जाएं तो फिजिकल डिस्टेंसिंग बेमानी हो जाती है, स्लम्स में चले जाएं तो फिजिकल डिस्टेंसिंग बेमानी हो जाती है, क्योंकि वहां इतने लोग रहते हैं, डेंसिटी इतनी ज्यादा है पॉपुलेशन की कि हम बस कागज पे कह सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं कि ये सब करिए, लेकिन नहीं हो रहा। पानी, हाथ धोने के लिए साबुन और पानी, तो पानी की कहाँ पे शॉर्टेज, गर्मी वैसे आ गई है, पानी की शॉर्टेज चल रही है। तो मेरा मानना यह है कि जितने पर्याप्त हमें अपने प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है, उतने प्रिकॉशंस हम लोग लेने में या तो लापरवाही कर रहे हैं या असमर्थ हैं कुछ कारणों की वजह से। और इसी वजह से ये देखने में आ रहा है कि आज काफी लोगों में आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनको नहीं पता मुझे कहां से लग गया। लेकिन फिर भी अगर लोग ये एहतियात बरतें कि किसी से भी जिनको वो नहीं जानते और उनके आसपास हैं, अपने को ये माने कि आपको इन्फेक्शन है, संक्रमण है, और जो दूसरे आपके आसपास हैं उनको है, और उस तरह से फेस टू फेस बात न करें, फेस टू फेस देखें नहीं, ज्यादा टाइम उनके साथ न बिताएं। जितना जरूरी है, कुछ भी सामान लेने गए हैं जल्दी से लीजिए, पेटीएम अपने उस पर लगाइए, उससे पेमेंट करिए। जितना कम से कम आप इंटरेक्शन रखें लोगों से, उतना आप बचाव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 100% बचाव तो संभव नहीं हो पाएगा। और ये एक अलार्म के तौर पर है, जैसा आप बता भी रहे हैं सर, कि ये अब लोगों को समझना होगा कि एक तरह से अलार्म है, क्योंकि अगर अनलॉक 1 हुआ, उसमें कई जगह ऐसा हुआ कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां हमने देखी उड़ती हुई, और ये मामले लगातार बढ़ते गए। तो इसका जो एकमात्र ये कहते हैं कि प्रिकॉशनरी स्टेप पहला है, तो वो है सोशल डिस्टेंसिंग, जिसका पालन आपको करना होगा। लगातार आपको ये एडवाइजरी दी जा रही है। कौशल कांत मिश्रा वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक बार फिर से आप दर्शकों को समझाएं कि अगर लक्षण होते हैं ऐसे में कोरोना के, क्योंकि देखिए किस तरह से ये फैल रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो क्या शुरुआती स्टेप होंगे जो हमें लेने चाहिए प्रिकॉशन के तौर पर? देखिए, इसका सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो आपको लगता है कि आपके गले में कुछ खराश आ रही है, आपको 1-2 दिन में फीवर सा लगने लगेगा, 4-5 दिनों में आपको फीवर रेगुलर होगा, कंटिन्यूअस, हाई ग्रेड बहुत नहीं जाएगा शुरू में, लेकिन फीवर रहेगा। आपको 1 हफ्ते के बाद लूज मोशंस हो सकते हैं। ये नहीं कि लूज मोशन कंटिन्यूअस हो रहे हैं, कभी होंगे कभी नहीं होंगे। तो ये जो सिम्टम है ये वार्निंग साइन है, और सारे लोग जो भी इस समय रेड एरिया में हैं, रेड जोन में हैं, अगर उनको ये सिम्टम हो रहे हैं तो ये अपने आप को मान लें कि उनको कोरोना का पॉसिबिलिटी है। और इनिशियल फेजेस में, जैसा कि आपने बताया, शुरुआती समय में माइल्ड और मॉडरेट जो केसेस होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ घर में अलग कमरे में आइसोलेट होना चाहिए। और अगर ये सिम्टम 4-5 दिन के बियॉन्ड जाते हैं तो उन्हें फिजिशियन को दिखा करके अपना कोविड का टेस्ट कराना चाहिए। सरकार की क्या गाइडलाइंस है मैं उसके हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं, मैं एज ए डॉक्टर बात कर रहा हूं जिसकी आज जरूरत है। सरकार अपने नंबर को कम करने के लिए कभी केसेस टेस्ट कम करती है, कभी ज़्यादा करती है। इस पॉलिटिक्स में न जाते हुए एज ए क्लिनिशियन मेरा ये मानना है कि इस समय अगर आप रेड एरिया में हैं, कंटेनमेंट जोन में हैं, आपके गले में खराश है, आपको फीवर आ रहा है, आपकी हिस्ट्री 5 दिन से ज़्यादा की हो चुकी है, तो आपका कोरोना का टेस्ट होना चाहिए। और ये हमारे सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस टेस्ट को इंश्योर करे कि उसका होगा। और अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उस मरीज को अपने घर में अकेले रखना पड़ेगा, अपने बच्चों से, वाइफ से, पेरेंट्स से, सबसे अलग रहना पड़ेगा।
अगर पॉसिबल है तो, अगर पॉसिबल नहीं है तो उसको सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, गवर्नमेंट फैसिलिटी के पास जाना चाहिए। हो क्या रहा है कि जो इनिशियल केसेस हैं, जैसे मेरे पास भी, मैं जानता हूं, मेरे जान पहचान के बहुत सारे लोग हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, फिर भी मेरे अंडर में कम से कम 25 से 30 पॉजिटिव लोग ट्रीटमेंट में हैं, जो इस बात को नहीं चाहते हैं कि पब्लिकली पता चले। एक तो पेशेंट में जो जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है वो चुपचाप अपना इलाज कराना चाहता है, छुप के इलाज कराना चाहता है। कुछ लोग जो टेस्ट भी करवाने के लिए लिखा जा रहा है, वो टेस्ट इस ढंग से नहीं करा रहे हैं कि उनके दरवाजे के बाहर वो चिप चिपका दी जाएगी। सर, ये हम सबकी सुरक्षा के लिए है। और जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हैं, अगर वो समझदारी से काम करें, हाँ। सरकार की गाइडलाइन अभी ट्रीटमेंट को लेकर के कुछ नहीं है, बड़ा साफ बता रहा हूं, ये ग्लोबली कहीं पे कोई ये नहीं लिखा गया है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन एज ए क्लिनिशियन मेरा राइट है कि जो मुझे ठीक लगता है, सारे आंकड़ों को देखते हुए उसके हिसाब से। लेकिन उतनी जिम्मेदारी फिर लोगों को भी समझनी होगी ना, उतनी जिम्मेदारी लोगों को भी समझनी होगी। एमसी मिश्रा सर, अब तो ये वक्त आ गया है कि लोग ये आकलन कर सकते हैं कि पिछले 2.5 महीने से अगर लॉकडाउन था और घरों में बैठे थे, और देखिए थोड़ा सा आप घरों से बाहर निकले और आंकड़े कैसे बढ़ते गए, अब ये खुद भी आकलन करना होगा और इस सावधानी को उसी तरह से संयम के साथ बरतते रहना होगा, क्योंकि अभी जीवन शैली का हिस्सा है। बिल्कुल, इसमें जो आप कह रही हैं अक्षरशः सच है, और मैं डॉक्टर कौशलकांत के सारे जो बातें कही हैं उनसे सहमत हूं। लेकिन एक जगह पे थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, जैसे मुझे किसी का फोन आया बेसिकली, वो उन्होंने कहा कि साहब मेरे पड़ोसी का कोई बेटा है, उसको 3-4 दिन बुखार आया और उसको अब सूंघने की शक्ति नहीं है उसकी, तो क्या हम टेस्ट करा लें? तो बुखार ठीक हो गया उसका अभी। तो मैंने उससे कहा कि भाई आप टेस्ट क्यों कराना चाहते हैं? जिससे चिंता होती है हर एक को कि भाई कोविड है कि नहीं, ये पता करने के लिए। मैंने कहा आप ये क्यों नहीं मान लेते कोविड है इसको? हाँ। आप मान लीजिए इसको कोविड है और इसको घर पे ही रहने दीजिए, और इसको एक कमरे में बंद कर दीजिए, उसको खाना मत दीजिए, माँ बाप खाना वहीं दीजिए, माँ बाप से कहीं ज्यादा लाड़ नहीं दिखाएंगे, उसके पास नहीं जाएंगे, उसको मास्क लगवाओ, खुद मास्क पहन लो, बाहर से उसको कमरे में खाना दे दो और उसका देखभाल करो, उसके पूरे हल्दी का दूध पिलाओ, जो भी काढ़ा पिलाना है वो पिलाओ, फल खिलाना है, जूस खिलाना है, सब करो। और आप ये करिए, अगर 4-5 दिन निकल गए हैं, बुखार ठीक हो गया है, लॉस ऑफ स्मेल 3-4 हफ्ते में वापस आ जाएगी, और आप ये मान लीजिए इसको कोविड है। तो खैर फिर ऐसे बात करके बात खत्म हो गई। फिर उनके 1-2 दिन बाद फिर उनका फोन आया कि साहब टेस्ट कराएं कि नहीं कराएं, वो मेरा ही बेटा है। इस तरह से उनका फोन आया कि मेरा ही बेटा है। तो मैंने कहा मैंने तो आपको बताया था, वो किसी का भी बेटा हो, मेरा भी हो, मैं भी हूं अगर इस अवस्था में, तो मैं टेस्ट के पीछे नहीं भागूंगा। हाँ। मैं तो मान के चलूंगा ये कोविड है और अपने से दूसरों को बचाऊंगा, अपने जो निकट जन है मेरे घर में, और ये मेरी इसमें अप्रोच होगी। और उसके बाद फिर वो ठीक होता चला गया और उसके पेरेंट्स भी ठीक रहे। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को काउंसिल हमने किया है। मैं डेंगू के सीजन में भी बहुत काउंसिल करता था। लोग जरा सा प्लेटलेट 80,000 हुआ, अस्पताल जाए। मैंने कहा अस्पताल क्यों जाएंगे आप? प्लेटलेट 80,000 इतना कम नहीं होता। आप लोग अपने घर में रहिए, पानी अपना हाइड्रेशन करिए, हाइड्रोथेरेपी करिए, होम केयर करिए, बुखार आता है तो क्रोसिन ले लीजिए। तो यही अवस्था अब हमारी इस कोविड के साथ भी होने वाली है कि बहुत सारे लोगों का वैसे भी जो टेस्ट है वो नहीं हो पा रहा है। एक तो प्राइवेट लैब बंद हो गए हमारे, और एक यहाँ पे गुड़गांव में जहां मैं रहता हूँ, वहां पे लोकेलिटी में बहुत क्लोज है, उसकी माँ, उसके बेटे को छोटा है, उसको हो गया, उनकी मदर को हो गया, उनकी मदर को हो गया, बुखार आ रहा है। अब वो टेस्ट कराना चाह रहे हैं, टेस्ट नहीं हो पा रहा है। फिर बड़ी मुश्किल से प्रिस्क्रिप्शन वगैरह दिया मेरी वाइफ ने, फिर उनको खैर फोन किया तो टेस्ट हो गए, वो नेगेटिव आ गए सारे टेस्ट। तो ये लोगों में चूंकि डर इतना कोविड का हो गया, एक डर हो गया, दूसरे एक थोड़ा सा जैसे डॉक्टर कौशलकांत कह रहे थे, लोग छुपाना चाहते हैं। हाँ। कि एक टैबू बन गया है ये, किसी को कोरोना हो जाए। आपने जो बातें बताई है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दर्शक इससे बात से समझ पाएंगे कि पहली बात तो ये, अगर अस्पताल जाना ही समाधान नहीं है, थोड़ा सा भी अगर आपको लिखता है दिक्कत है, तो आप सेल्फ क्वारंटीन घर में खुद को कर सकते हैं, सावधानियां बरत सकते हैं। और अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं तो इसे लापरवाही के तौर पर भी ना लें, क्योंकि आपके जो अपने लोग हैं वो संक्रमित हो सकते हैं। देखिए, लगातार हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इस पाठशाला के जरिए, और हमारे साथ जो डॉक्टर्स बैठे हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनकी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आपको कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन जितेंद्र मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र,
आयुष मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कहा गया ना कि कुछ लोग तो अब ऐसे हैं, बल्कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है जो असिम्प्टोमेटिक है और वो खुद ही ठीक हुए, क्योंकि जिस तरह की एडवाइजरी दी गई, चाहे काढ़ा हो या फिर और बाकी चीजें हो, विटामिन की टैबलेट्स हो, लोग उनका सेवन कर रहे हैं नियमित रूप से और उसका रिजल्ट भी दिखा। देखिए, बिल्कुल सही कहा पयोधी, क्योंकि देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हो सकता है कि उनको कोविड हुआ हो, लेकिन वो उनके अंदर किसी तरह की कोई सिम्टम्स ना निकले हों और वो अपने आप ही ठीक हो गए हो। जैसे अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, क्योंकि जब मेरे को कोविड हुआ था तो उस समय मुझे हल्का फीवर आया था और उसमें क्योंकि और ये इतनी तेजी से फैलता है क्योंकि आपको पता भी नहीं लगता है। तो हालांकि मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया था, लेकिन पता नहीं किस तरह से छोटी बेटी को भी उसमें हल्का सा फीवर आया, तो तब मुझे समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं ये कोविड की लक्षण है। और इसके बाद टेस्टिंग कराई गई तो पूरी फैमिली ही इसमें पॉजिटिव निकली थी। हैरानी की बात ये थी पयोधी, इसके अंदर की जो मेरी वाइफ है उनको किसी तरह के लक्षण नहीं थे और जो मेरी बड़ी बेटी है उसको किसी भी तरह के लक्षण नहीं थे। अगर मैं वाइफ की बात करूं तो हो सकता है उनको गले में खराश या बॉडी एक या इस तरह की कोई सिम्टम्स आए हो जो कि वो बता रही थी, लेकिन कोई भी ऐसा सीवियर लक्षण नहीं था जिसको देख करके अगर आप कह सकते हैं कि कोविड के लक्षण है। अगर मैं खुद की बात करूं तो मुझे हल्का सा फीवर आया था और 99.6, उसके बाद से बिल्कुल ठीक था, कोई फीवर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। हल्की सी गले में खराश थी और उसके बाद सब चीजें बिल्कुल ठीक हो गई थी। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो मुझे समझ में आया इस पूरे, अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं, कि एक तो बड़ी तेजी से फैलता है, आपको समझ में नहीं आता कि आपसे कितनी जल्दी दूसरों को हो जाता है अगर आप थोड़ी बहुत भी लापरवाही करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि डॉक्टर्स कह रहे, डॉक्टर कौशल कह रहे थे और डॉक्टर मिश्रा जी कह रहे थे कि लोगों के अंदर डर इस वजह से है कि जो प्रोटोकॉल है, क्योंकि जब भी कोई पेशेंट जो है पॉजिटिव निकलता है तो उसको जिस तरह से लेकर जाया जाता है, जिस तरह से आइसोलेट किया जाता है और जिस तरह से दूसरों से एक तरह से जो उनका संपर्क है बिल्कुल कट दिया जाता है। जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि जो ग्रेड 1 का पेशेंट है, जो कि बोल सकता है, बातचीत कर सकता है, जिसको सिम्टम्स बहुत कम है, मामूली सिम्टम्स हैं या वो बिल्कुल ठीक है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो कम से कम अपनी किसी भी तरह की बात को बता पा रहा है। लेकिन जो लोग गंभीर पेशेंट है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है या आईसीयू में रखा गया है, उनका संपर्क अपने परिवार से कट जाता है और परिवार को उसके बारे में किसी तरह नहीं पता लग पाता। तो एक ये जो मैकेनिज्म है, जो डिस्कनेक्ट है पेशेंट के फैमिली के बीच में और जो डॉक्टर्स के बीच में जो वहां पर इलाज कर रहे हैं, ये जो डिस्कनेक्ट है ये लोगों के अंदर एक डर पैदा कर रहा है। क्योंकि एक मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ, एक और है कि एक मेरा जानने वाला है जो कि कनाडा में है, उसके पिताजी दिल्ली के LNJP में एडमिट हुए, लेकिन वो लगातार अपने पिता की जितेंद्र, आगे मैं इस पर चर्चा करने वाली हूं, क्योंकि आपने जो एक्सपीरियंस बताया है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे दर्शकों के लिए भी। देखिए जितेंद्र हमारे वो रिपोर्टर हैं जो ग्राउंड से हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे, लेकिन वो संक्रमित हुए, उनका परिवार संक्रमित हुआ और वो कोरोना वॉरियर हैं, यानी इस जंग को जीतकर वो वापस भी आए और अभी भी आपके सामने सारे फैक्ट्स रख रहे हैं। तो उनका एक्सपीरियंस होगा, उनके एक्सपीरियंस के जरिए डॉक्टर से हम जवाब लेंगे जो हमारे पैनल में जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन कोरोना को लेकर ये पाठशाला तो कोरोना को हराने की पूरी पाठशाला इस वक्त आप देख रहे हैं। मेरे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है, सीनियर डॉक्टर्स हैं, मेरे सहयोगी हैं जो कोरोना वॉरियर भी रह चुके हैं, कोरोना को मात देकर फिर से अपने काम पर यानी ग्राउंड जीरो से आपको हर एक जानकारी दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जाने माने कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमन कुमार का दावा यह है कि देश में 78 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। उनके मुताबिक देश अब संक्रमण को नहीं रोक सकता, लेकिन संक्रमण से अभी भी लोगों को मरने से बचाया जा सकता है। आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। डॉक्टर साहब, जिस स्टेज में इस वक्त हम हैं और ख़ास तौर पे हम जब दिल्ली की बात करते हैं और मुंबई की बात करते हैं, इन्हीं दो बड़े महानगरों की चर्चा होती है इस देश में, क्या हालत है वहाँ और हम इस हालत में क्यों पहुँच गए, क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो मेडिकल की चीज़ों को मेडिकल की भाषा में और वैज्ञानिक भाषा में समझने की जरूरत है। इसको लोग समझ रहे हैं राजनीतिक भाषा में, तंत्र की भाषा में, जिसको ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कह रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा, ये वायरस है। वायरस को कोई मतलब नहीं है कौन सा राज्य, NCR, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट, चौथा स्टेट, कौन सी पार्टी, तंत्र, किसी से मतलब नहीं है। मतलब इसको है, मैं वायरस हूं, मुझे कंटेन करोगे जितनी जल्दी, स्प्रेड उतनी जल्दी रुकेगा। उसमें फेल हुआ, कंटेनमेंट में फेल हुआ। तैयारी, लॉकडाउन जो की जाती है उसके 3 पर्पस होते हैं, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड टेस्टिंग। इन तीनों पर्पस को डिफ्यूट कर लिया हमने। मिटिगेशन भी नहीं हुआ, बहुत सारे कारण हैं, सब देखा है लोगों ने। प्रिपेयर्डनेस, तैयारी मतलब अस्पताल की तैयारी, क्वारंटीन की तैयारी और सेंटर की तैयारी, और टेस्टिंग, नंबर्स बढ़ने चाहिए। फिर नंबर्स बढ़ने की जब बात करता हूँ टेस्टिंग की, तो होता है कि दिल्ली में इतने टेस्ट, यूपी में इतने, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है पूरे देश में
पर 10 मिलियन कितने टेस्ट होने चाहिए थे, उतने नहीं हुए। तो हम कैसे पता करेंगे कौन इन्फेक्टेड है, नहीं इन्फेक्टेड है? और अब तंत्र के बीच में लड़ाई चालू हो रही है, तो सब लोग अलग अलग क्लस्टर में काम कर रहे हैं, अलग अलग जोन बन के काम कर रहे हैं कि ये मेरा जोन, ये तेरा जोन। अभी सबको मिल के काम करना पड़ेगा, तभी हम अभी भी रोक पाएंगे, अभी भी कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि अब बीमारी फैल चुकी है। अब हम ये नहीं कह सकते फैलने से रोक सकेंगे, अब है कितनी कम जाने जाएं, जान बचाने की जरूरत है, जान हम बचा सकते हैं, उस पर काम करना पड़ेगा। देश की कितनी आबादी, अभी आपने कुछ दिनों पहले एक एनालिसिस किया था और मैं आपके साथ था, डॉक्टर साहब देश की कितनी आबादी इससे प्रभावित होने वाली है और उस आबादी में कौन लोग किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं? आपके अनुमान के हिसाब से तकरीबन 78 करोड़ लोग इस भारत के कोरोना कोविड-19 से संक्रमित होंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये होगा और उसके बाद फिर बचेगा कौन? बिल्कुल, देखिए जब ये वायरस का संक्रमण एक स्टेज से निकल जाता है, अनलेस प्रोवाइडेड म्यूटेट कर जाए वायरस, जिसको मैं मिराकल कहूंगा, अभी तक नहीं हुआ, तो मैं मानता हूं म्यूटेट नहीं होगा। उस कंडीशन में एक ही ऑप्शन बचा रह जाता है, दैट इज हर्ड इम्यूनिटी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो जाए। और आंकड़े से समझने की कोशिश करें तो लगभग 78 करोड़ लोग जब संक्रमित हो जाएंगे, तब हम समझ लेंगे कि अब हम बच गए, मतलब मेजॉरिटी लोग इन्फेक्ट हुए और इम्यून सिस्टम डेवलप हुआ वायरस के अगेंस्ट, आप निकल गए। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, उसमें कोलेटरल डैमेज होने की संभावना है। कोलेटरल डैमेज से मतलब है कि इसमें कुछ जानें भी जाएंगी, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अब उन जानों को बचाने की आवश्यकता है, उस पर कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, जो बात अभी डॉक्टर अंशुमन कह रहे थे, ये कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। और दूसरी बात ये कि जब ये कहा जा रहा है कि हमारे देश में जो लोगों को रिकवरी रेट है बचाने का, वो 50% से ज्यादा हो गया है, तो क्या ये संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं? पयोधी जी, अंशुमन जी ने जो कहा है, मैं उस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। MC मिश्रा सर मेरे टीचर हैं, वो डायरेक्टर थे, मैं उनका रेजिडेंट था। मैं उनको प्रणाम करते हुए ये कहना चाहता हूं कि सर, पेशेंट के लिए आज टेस्ट की शायद जरूरत नहीं है, लेकिन अगर टेस्ट के सही आंकड़े सरकार को पहुंचेंगे तो सरकार उससे पॉलिसी फ्रेमिंग प्रॉपर करेगी। और जब तक हुआ क्या कि जो लॉकडाउन के जो 3 महीने बीत गए, उन 3 महीनों में नंबर के चक्कर में पूरी तरह से प्लानिंग नहीं की सरकार की। मैं हमेशा सरकार का समर्थन करता रहा हूं, 3 महीने तक लगातार इसलिए किया था क्योंकि लॉकडाउन का डिसीजन सही था। लॉकडाउन के डिसीजन के बाद जब से ये सरकार ने छोड़ दिया कि जिसके जो मर्जी हो वो करे, उसके बाद से रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की भी उतनी ही बनती है जितनी हमारी सिटीजन की बनती है। तो टेस्ट कराने से सिर्फ ये पता चलेगा कि हमारी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। आपको पता है, पूरे देश को पता है कि अगर ये इन्फेक्शन होगा तो 5-10% लोग हॉस्पिटल में एडमिट होंगे। अगर हम टेस्ट ही नहीं करेंगे और वो घर में रहेंगे तो वो क्रिटिकल कंडीशन तक जाएंगे। जब क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में आएंगे तो हमारे पास हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं होगी और उनकी डेथ के रेट बढ़ेगा। जो हमें मेडिकल साइंस आपने पढ़ाई है उसके अकॉर्डिंग जो भी डेटा है, ICMR ये कहता है कि HCQS का प्रोफाइलेक्टिक रोल है, ICMR ये कहता है कि विटामिन D का प्रोफाइलेक्टिक रोल है, जिंक का प्रोफाइलेक्टिक रोल है, विटामिन C का प्रोफाइलेक्टिक रोल है, आइवरमेक्टिन एक कीड़े मारने की दवा है, उसका प्रोफाइलेक्टिक रोल है। बहुत सारे इंटरनेशनल, बहुत सारे कंट्रीज में, पेरू में फ्री डॉक्टर कौशल कांत, लेकिन मेरे दर्शक ये जानना चाहते हैं, क्योंकि एक मिनट पयोधी जी, लेट मी, पयोधी जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं सरकार की जो कमियां हैं उसको गिनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि सारी सरकार हो, केंद्र हो, स्टेट हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो रेड जोन है, जो कंटेनमेंट जोन है, वहां फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन होना चाहिए, जिससे कि जो माइल्ड केस है, वो मॉडरेट केस है, वो उतने पे ही खत्म हो जाए, वो सीवियर की तरफ ना जाए। नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं आपका जो इस्तेमाल है ना सर, तो कौशल कांत मिश्रा, मैं चाहती हूं मैं आपका इस्तेमाल उन चीजों के लिए करूं जो मेरे दर्शक सवाल उनके जहन में होगा इस वक्त। दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इस घड़ी में अब उन्हें और क्या करने की जरूरत है, क्योंकि जैसा कि अभी सर बता रहे थे, MC मिश्रा सर ने कहा कि आप घर पर रहकर क्वारंटीन करेंगे। अगर आप ये सोच लेते हैं कि आपको कोई भी लक्षण है तो तुरंत आप अकेले हो जाइए, आप अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए। ये सबसे पहला स्टेप है जो आपको उठाना होगा। मैं इससे एक कदम आगे बढ़ के आपसे पूछना चाहती हूं कि अब इस कगार पर आने के बाद लोगों को किस तरह की सावधानी बरतनी होगी, आप इस बारे में उनको जरा विस्तार से बताइए। पयोधी जी, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि पब्लिक को ये नहीं मानना चाहिए कि सरकार का लॉकडाउन खत्म हो गया पर वायरस का लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है। उसे बिना मतलब के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, मॉल,
जितने आपके एंटरटेनमेंट के जहां पे पब्लिक सोशल ज्यादा कलेक्ट हो रही है वो सब नहीं करना चाहिए। आप देखिए ट्रैफिक कितना चल रहा है। ये मान के चलिए, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं, जब तक पॉलिटिकल पार्टी की पब्लिक मीटिंग ना होने लगे, जब तक पॉलिटिशियन का, आप देखिए विधानसभा नहीं चल रही है, आप देखिए लोकसभा नहीं चल रही है, आप देखिए जजेस ने अपना सस्पेंड कर रखा है कोर्ट, वो लोग क्या समझाया आपने? अगर उनको डर है तो क्या आपकी जान कीमती नहीं है? आपके लिए इंडेक्स ये होगा सोशल कि जब तक पॉलिटिकल पार्टी की पब्लिक मीटिंग ना होने लगे तब तक ये मान के चलिएगा कि आपके लिए बाहर निकलना खतरे से खाली है, नहीं है। इसलिए आप अपने आप को घर में रखें, आप सेल्फ लॉकडाउन करें और जो भी चीजें मैंने बताई ये जानना चाहती हूँ, देखिए गर्मी चरम पर है और अब बरसात भी आने वाली है, यानी मानसून आने वाला है, तो फिर जो सीजन की जो बीमारियां होती हैं वो भी लोगों को अपनी जद में लेती हैं। ऐसे में सबसे जो एक अहम सवाल है जो सब जानना चाहते हैं वो है पौष्टिक आहार। मैं चाहती हूँ इसके बारे में आप लोगों को बताएं, क्योंकि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, साथ ही जो मौसमी बीमारियां हैं उनसे अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है। इस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। ये बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है कि आज हम किस तरह के आहार, देखिए 3 चीजों का हम लोग जिक्र करते हैं अपने भारतीय पद्धति में। आहार, विचार हम लोगों का कैसा है और आचरण कैसा है, तो ये तीनों चीजें ठीक होनी चाहिए। और आहार की जब हम बात कर रहे हैं तो हम लोग सात्विक भोजन की बात करते हैं, और सात्विक भोजन वही है जिसमें बहुत तला हुआ नहीं है, घी चिकनाई कम है, और उसमें सब हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं। फल सब्जी जो इस्तेमाल कर रहे हैं ताजी है, और हम हल्दी दूध में अपना रात को जैसे सेवन आपके माँ देते थे वो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स, आजकल मैंगो आ रहा है हर वैरायटी का, उसका प्रयोग लोग कर सकते हैं जिनको डायबिटीज नहीं है। और इसके अलावा हम ये देखें कि जिंक की मात्रा किन पदार्थों में ज्यादा है, थोड़ा खजूर का सेवन भी किया जा सकता है, उसमें जिंक होता है। कुछ बादाम, कैश्यू नट में भी जिंक होता है और अखरोट में भी होता है, जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं है तो ग्राउंड नट भी काफी पौष्टिक होता है, लोग उसका भी सेवन कर सकते हैं। और इसके अलावा पानी खूब पीना है, और पानी अब चूंकि गर्मी है तो लोग ठंडा कर सकते हैं, लेकिन ठंडा ना करें पानी को, और रूम टेम्परेचर पर लें या गुनगुना करके लें। नींबू का उसमें प्रयोग कर सकते हैं विटामिन सी के लिए, तो अलग से आपको कोई गोली खाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज विटामिन सी की गोली खाई जा सकती है, जिंक की भी गोली आती है वो भी खाया जा सकता है। और इसके अलावा जो खाना ना अधिक खाएं ना कम खाएं, एक बैलेंस मात्रा में जो होता है वही लें, और उससे आपका पाचन शक्ति ठीक रहेगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा ठीक रहना चाहिए। और इम्यून सिस्टम देखिए 80% इम्यून सिस्टम हमारा गट से रिलेटेड है, स्टमक से लेके छोटी आंत से लेके बड़ी आंत तक, तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम कंट्रोल होता है। तो अगर हमारा पाचन शक्ति ठीक है तो हमारा इम्यून सिस्टम, क्योंकि इम्यून सिस्टम दिखता तो है नहीं किसी को, उसका तो आकलन ही किया जा सकता है कि आप हेल्दी हैं। और इसके अलावा कई बार ये प्रश्न आता है क्या नॉनवेज का प्रयोग किया जा सकता है? तो देखिए नॉनवेज की जहां तक बात है तो एज सच कुक्ड नॉनवेज या अंडा आपने बॉईल करके ले लिया या उसका ऑमलेट बना लिया, उसमें कोई मनाही नहीं है। इसके अलावा जो भी आप फिश लेते हैं, फिश को अच्छा सा कुक करके ले सकते हैं, और उसके अलावा चिकन भी ले सकते हैं कुक करके, जो भी है। जो हम लोग कार्निवोरस तो है नहीं कि हम मांस को बिना पकाए हुए खाएंगे, इसलिए जब ये बात कई बार उठती है कि नॉनवेज से ये वायरस फैल सकता है, तो ये बिल्कुल भ्रांति है। ये बिल्कुल भ्रांति है। अगर हम पका के नॉनवेज भी ले रहे हैं, जो लोग लेते हैं जिनको अच्छा लगता है वो ले सकते हैं। और इसके अलावा सप्लीमेंट अगर कुछ लोग विटामिन डी का लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि आजकल धूप से एक्सपोजर लोगों का कम हो गया है, विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत सारी पॉपुलेशन में देखने में आई है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से जितेंद्र जी से ये पूछना चाहता हूं कि जब उनको और उनके परिवार को हुआ तो क्या उन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का सेवन किया था या दवाई ली थी कि नहीं ली थी? जितेंद्र, एक तो आप सर के सवाल का जवाब दे दीजिए, और इसमें मेरा सवाल बस ये है आखिर में आपसे कि आप दर्शकों से शेयर कीजिए कि क्योंकि आप इस जंग को जीत चुके हैं, अब अपना डाइट रूटीन, आपका रूटीन और किन चीजों की सावधानियां आप बरत रहे हैं, ये सारी बातें दर्शकों के साथ आप साझा कीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि जब मेरे को हल्का फीवर हुआ था
तो जो एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल ऐसा था कि जैसे आपको सर्दी लग करके बुखार होता है, बिल्कुल इस तरह का बुखार आया था और शरीर के अंदर ऐसा लग रहा था कि बार बार बुखार आ रहा है, लेकिन आया नहीं था। देर रात को बुखार आया था, उसके बाद कॉम्बीफ्लेम ली थी और उसके बाद से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे इस बात के एक्सपीरियंस तब हुआ कि हो सकता है कि ये कोविड हो, जब मेरी छोटी बेटी जो कि 7 साल की है, उसको भी बिना किसी सिम्टम के 101 बुखार आया, वो भी रात में आया। तब उनको जो आइबुजेसिक प्लस है, जो कि उसके पीडियाट्रिक उसको प्रिस्क्राइब कर रहे थे, वो दिया था और जो कि 2 दिन रहा था, उसके बाद बिल्कुल ठीक आ गया था। जो दवाई आप बात कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरोक्विन की बात कर रहे हैं, वो दवाई बिल्कुल नहीं ली गई थी। और उसके बाद जब पॉजिटिव आ गया था जब मेरा टेस्ट, और जिसके बाद क्योंकि मैं गाजियाबाद में रहता हूं और यहाँ की जो गवर्नमेंट फैसिलिटी है वो होम क्वारंटाइन अलाउ नहीं करती है, तो इसलिए वो गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल है वहां पर लेकर के गए थे। जब हमें एडमिट कर दिया गया था तो उसके बावजूद भी कोई ऐसा नहीं था कि कोई अलग तरह की दवाई दी गई हो, क्योंकि बुखार आ नहीं रहा था। हालांकि जो छोटे छोटे जो सिम्टम हो सकते हैं, जो घर पे रहा था 3-4 दिन, उस दौरान हल्की गले में खराश जरूर महसूस हुई थी, जिसको घर के अंदर जो काढ़ा हमने बनाया था उसको पी रहे थे, उससे बिल्कुल ठीक हो रहा था। गर्म पानी में लगातार पी रहा था, तो उसने काफी मदद की। और जब अस्पताल में जब हम चले गए थे, तो वहां पर जब डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने चेकअप किया था, उन्होंने किसी तरह की कोई खास दवाई नहीं दी, सिर्फ मल्टीविटामिन एक दिया गया था और एजिथ्रोमाइसिन, ये 2 दवाई जो है वो हमें दी गई थी। मैं करीब 6 दिन अस्पताल में रहा था, उसके बाद मेरा टेस्ट नेगेटिव आ गया था और मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन अगर अस्पताल की बात करें तो अस्पताल में हमें कोई ज्यादा दवाई नहीं दी गई थी, क्योंकि इस तरह की कोई खास सिम्टम हमें आ नहीं रहे थे। फीवर आया था, उस दौरान भी रात को कॉम्बीफ्लेम ली थी और वो फीवर बिल्कुल ठीक आ गया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी तरह के सिम्टम आते हैं, जो सबसे विजिबल सिम्टम जो इसके अंदर है वो आपको फीवर है, और दूसरा अगर है तो गले के अंदर खराश की जैसे निकलने में कोई दिक्कत होती है, इस तरह की है। तो ये आपके सबसे विजिबल सिम्टम्स हैं जो कोविड के अंदर, जो मुझे लगा है कि जो कॉमन सिम्टम है, क्योंकि वहां पर जो मरीज थे उनसे भी मैंने बात की थी, ज्यादातर यही सिम्टम है। तो इस तरह की जो है हालात वो आते हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, मैंने इसलिए पूछा था ये सवाल कि जितेंद्र बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सबसे कॉमन सिम्टम यही है, लेकिन जैसे कौशल कांत जी ने भी कहा कि डायरिया भी 3 से 4% लोगों को होता है प्रीडोमिनेंट सिम्टम के रूप में। कुछ लोगों की स्मेल चली जाती है, टेस्ट चला जाता है, शुरू में ये भी होता है। और डॉक्टर कौशल कांत ने एक बात और कही थी कि हम डॉक्टर हैं और डॉक्टर के हिसाब से जो हम उचित समझेंगे वो निर्णय हम पेशेंट के लिए ले सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर किसी को बुखार आया है और कोविड पॉजिटिव आ गया या हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है, तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लेने में कोई नुकसान नहीं है, वो ली जा सकती है। क्योंकि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अगर काम करती है कोविड में तो शुरू में ही काम करती है, बाद में नहीं काम करती है जब मरीज गंभीर हो जाता है। तो उसकी गंभीरता को बचाने के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का सेवन किया जा सकता है, इससे कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है, कोई उसके कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये हमारे रेमेटोलॉजिस्ट कोलीग्स ने हमसे शेयर किया है कि हम सालों साल ये दवाई अपने पेशेंट्स को देते हैं। जो सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपने साझा की हैं आज दर्शकों के साथ। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा आपने, और सर आप जो बातें बता रहे थे, क्योंकि दवाइयों के सेवन को लेकर और पौष्टिक आहार को लेकर, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता था और ये सवाल सर संक्षेप में, सर समय मेरे पास कम है, आप जल्दी से अपनी बात करें। बहुत संक्षेप में कि लोग लहसुन का उपयोग करें, लहसुन को जैसे भी खा सकते हैं, अचार खाएं लहसुन का, या खाने में, या अलग से रॉ लहसुन भी ले सकते हैं। अदरक का जो काढ़ा बना रहे हैं वो आपने, जितेंद्र ने भी बताया, उसको अदरक डाल के, सौंठ डाल के, और दही का सेवन काफी करें जिससे आपका पाचन क्रिया ठीक रहे। दही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे जीआई ट्रैक्ट को ठीक रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों को समझाने के लिए, बताने के लिए। और जितेंद्र, आप अपना बहुत ध्यान रखिए, और जैसे आपने इस जंग को जीता है, ये वाकई कई और लोगों के लिए भी मिसाल होगा और उन्हें इस जंग से लड़ने के लिए इंस्पायर भी करेगा। तो इस कार्यक्रम का हमारा मकसद देखिए सिर्फ इतना है, ताकि हम आपको ये बचा सके अपने पैनलिस्ट के जरिए, अपने डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके जरिए, कि कैसे अभी जो ये समय है ये बहुत मुश्किल घड़ी है, इसमें हमें मिलकर संयम के साथ इसका सामना करना होगा, इसका मुकाबला करना होगा। सावधानी देखिए आप ही को बरतनी होगी। एक ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा, आप देखते रहिए जी न्यूज। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी, कहीं भी। मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस,